एक ऐसी कलाकार जिसमें ना ही ग्लैमर था और ना ही डांसिंग स्किल और ना ही तड़क भड़क, फिर भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 की कुर्सी तक जा पहुंची। उनके दौर में उनका जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े स्थापित हीरो तक उनके साथ काम करने से घबराते थे। जहां तक कि उनके सुपरस्टार पति को भी उनके टैलेंट से टेंशन हो गई थी। वो अपनी दूसरी सारी फिल्मों के अलावा राजनीति में भी उतरी और दोनों ही जगह सफल रही। एक सफर जहां पर उन्होंने बॉलीवुड के दूसरे कलाकार राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाए, तो वही ये कलाकार अब तक टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में लीड रोल निभाने वाली ये अदाकारा किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेत्री ने अपने सुपरस्टार पति से भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की और उनकी बेवफाई का इन्होंने डटकर मुकाबला किया और उनसे अपने सुहाग को वो वापस पाया। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पर्दे पर शांत और सुशील दिखने वाले ये अदाकारा आज सबसे मुंहफट और झगड़ालू शख्सियत के तौर पर बदनाम है। तो कौन है ये अदाकारा और कैसे रातों रात बदली उनकी किस्मत? कौन थी वो अदाकारा जिन्होंने उन्हें दिलवाया था लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका? क्यों इन्हें अपने बेवफा पति को बार बार पड़ा था सुधारना? और कैसे एक शांत और सुलझे दिमाग वाली कहे जाने वाली ये अदाकारा बन गई झगड़ालू राजनेता? क्या है उनकी शख्सियत का वो राज जो उनके पति और उनके बच्चों के अलावा उनके समर्थक भी नहीं समझ पाए? जानेंगे और भी बहुत कुछ इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ कोमल। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीते दौर की गुड्डी और मिली के नाम से मशहूर सुपरस्टार अभिनेत्री, आज के स्थापित राजनेता जया भादुड़ी और जया बच्चन की। कई पीढ़ियों के लिए भिन्न भिन्न किरदार निभाने वाली जया बच्चन का जन्म साल 1948 में अप्रैल के महीने की 9 तारीख को जबलपुर मध्य प्रदेश में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक पत्रकार थे और मां इंदिरा भादुड़ी एक गृहिणी थी। जया की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई थी और जब वो 14 साल की थी तो एक दिन कोलकाता में अपने रिश्तेदार के यहाँ गई और वहाँ चल रही एक शूटिंग देखने पहुँच गई। शूटिंग थी मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म महासागर की। संयोगवश उस फिल्म में एक रोल एक किशोरी का था जिसके लिए कलाकार की तलाश चल रही थी। सत्यजीत रे साहब की पिछली फिल्म अपूर्व संसार की हीरोइन शर्मिला टैगोर उनके सेट पर अक्सर आती रहती थी। शर्मिला को जया उस रोल के लिए जच गई और उन्होंने उसे सत्यजीत रे साहब से मिलवाया। फिर क्या था, जया को वो रोल मिल गया और फिर रिलीज हुई तो उसके अभिनय की खूब चर्चा हुई। फिर तो जया ने भी ठान लिया कि अब वो अभिनेत्री ही बनेगी। उन्हें 1-2 बंगाली फिल्में मिली। इस बीच स्कूली पढ़ाई पूरी कर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII में एडमिशन ले लिया और अभिनय की विधिवत शिक्षा ली। उनके चर्चा में पहले ही मुंबई तक पहुंच गई थी और जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म गुड्डी बनाने की तैयारी में थे तो उन्होंने बकायदा FTII जाकर जया को साइन किया। इस फिल्म में एक शॉट में अमिताभ बच्चन भी दिखाई देते हैं जिसमें उनसे दोस्ती हो गई थी। बताया जाता है कि फिल्म गुड्डी में पहले अमिताभ को नवीन के तौर पर चुना गया था और साइन किया गया था और उसी वक्त ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद में भी डायरेक्ट किया था। वहाँ पर भास्कर मुखर्जी की उन्होंने भूमिका के लिए उन्हें साइन किया था, लेकिन नवीन का कैरेक्टर ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, इसलिए उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और फिल्म गुड्डी सुपरहिट हो गई और इस फिल्म के लिए जया को फिल्म फेयर पुरस्कार का नॉमिनेशन भी मिला। फिर तो जया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1971 में उन्हें 5 हिंदी और बंगाली फिल्मों में अभिनय किया।
हालांकि गुड्डी के स्तर पर कोई फिल्म नहीं पहुंची, लेकिन अरविंद मुखोपाध्याय की बंगला फिल्म धन्य मेघी में सुधेंदु राय की जो चर्चित फिल्म थी उस समय, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया और फिल्म फेयर ने उन्हें स्पेशल अवार्ड देकर सम्मानित किया था। इसके बाद जया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले साल यानी 1972 में उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई जो एक से बढ़कर एक साबित हुई। उसी साल जवानी दीवानी में जया एक अलग ही अंदाज में दिखी जो थोड़ा मॉडर्न और ग्लैमरस था। तो गुलजार की फिल्म परिचय में वो एक ऐसी धानी सी दीदी बनी थी जो जमींदार परिवार की जिम्मेदार बेटी थी। साल 72 में आई फिल्म शोर का जिक्र भी जरूर है, जिसमें उनके चुलबुले किंतु गंभीर अभिनय ने सबका दिल जीत लिया था। उसी साल जया की एक फिल्म अमिताभ के साथ भी आई जिसका नाम था नजर। यह एक रोमांटिक फिल्म थी और कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म ने दोनों कलाकारों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया था। साल 1972 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची आई थी, जिसमें उन्हें राजेश खन्ना के अपोजिट उतारने का मौका मिला था। राजेश खन्ना तब तक सुपरस्टार बन चुके थे और बावर्ची की कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इसके बावजूद जया ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ जया से मिलने आया करते थे, जिस पर राजेश खन्ना बहुत नाराज होते थे और कभी कभी तो चिढ़कर कुछ मजाक भी उड़ा दिया करते थे। ऐसे में एक दिन जया भादुड़ी ने उनसे कह दिया था कि देख लेना, ये आपसे बड़ा स्टार बनेगा। जया को अपनी बात साबित करने का मौका भी जल्दी ही मिला गया। अगले साल यानी साल 1973 में जब फिल्म जंजीर बन रही थी, तब अमिताभ के फ्लॉप लेबल के कारण कोई बड़ी अदाकारा उसमें काम करने को तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में जया उनके साथ काम करने को न सिर्फ तैयार हुई बल्कि जानदार अभिनय भी किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और अमिताभ को एक नया टैग मिला एंग्री यंग मैन का। उस साल दोनों ने शादी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। फिर साल आया 1975, उसमें उनकी फिल्म मिली में जया ने कैंसर ग्रस्त किशोरी की भूमिका निभाई थी, जहां पर अमिताभ ने उनका साथ दिया और बेहद शतक अभिनय भी किया उन्होंने। हालांकि अमिताभ ने इस फिल्म में अपने नए अवतार यानी एंग्री यंग मैन के रूप में नहीं दिखे, फिर भी फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही। अमित और जया की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों पर धमाल मचा रही थी। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आ रही थी कि मेगा फिल्म शोले में जया को प्रेग्नेंट होने के बावजूद लिया गया। दोनों ही फिल्मों की शूटिंग 1973-74 में हो चुकी थी। साल 1974 में मार्च में जया बच्चन की गोद में बेटी श्वेता आई और इसके करीब 2 साल बाद उनके बेटे अभिषेक का जन्म हुआ। दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी और फिल्मों की वजह से उन्हें पति पर ध्यान देने पर मौका ही नहीं मिला। साल 1976 में रेखा ने फिल्म 2 अनजाने से अमिताभ जया की लाइफ में एंट्री मारी। हालांकि इससे पहले फिल्मी दुनिया का मेला के लिए अमिताभ को रेखा के साथ साइन किया गया था और एक गाना भी शूट हो गया था। लेकिन जब साल 1973 में इसकी शूटिंग शुरू हुई, तब तक जंजीर रिलीज नहीं हुई थी। तब अमित और रेखा के पहले गाने को फिल्म के कंट्रोवर्सीज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में ये फिल्म संजय खान को लेकर पूरी की गई और ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई और 1976 के बाद अमिताभ और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के साथ ही दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन भी इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी। उस दौर के मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो रेखा और अमिताभ इतने करीब आ गए थे कि उनके साथ मिलने वाली फिल्मों के रेट तक कम कर लेती थी रेखा। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि 1980 में आई फिल्म राम बलराम में रेखा ने मुफ्त में काम किया था। कहते हैं कि इस फिल्म के सेट पर जया अक्सर आ जाती थी और कई बार अमिताभ और रेखा को फुर्सत में वक्त एक साथ बिताते हुए पकड़ा था।
हालांकि एक अफवाह ये भी उड़ती थी कि राम बलराम के सेट पर जया ने रेखा को थप्पड़ भी मार दिया था, लेकिन इस बात पर सच्चाई कम ही दिखती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों में बोलचाल बंद हो गई होती। जबकि ऐसा नहीं हुआ। साल 1980 में तो एक बार ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी समारोह में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी, जिसे देखकर जया भी चौंक गई। और हालांकि रेखा ने सफाई दी कि एक फिल्म के सेट से वो सीधे शादी में पहुंची है, इसलिए मेकअप उतारने का मौका नहीं मिला। जया बच्चन ने यशराज फिल्म की सिलसिला में रेखा के साथ अभिनय किया। साल 1981 में आई उस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसे पल भी आए जब जया बच्चन असहज हो उठी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म के कास्टिंग में कुछ इस तरह ही की थी मानो रियल लाइफ को वो पर्दे पर दिखा रहे हो और उनकी वो रियल लाइफ पर्दे पर पहुंच गई हो। हालांकि जया बच्चन ने अमिताभ की गैर मौजूदगी में ऐसा कदम उठाया कि बिग बी और रेखा की मोहब्बत का वो सिलसिला एक ही रात में खत्म हो गया। वो क्या था, चलिए जानते हैं। कहते हैं कि एक बार जब अमिताभ शूटिंग की वजह से बाहर गए हुए थे, तब जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। डरी सहमी रेखा जब अमिताभ के घर पहुंची तो जया ने उसे खूब बातचीत की, लेकिन जब वो जाने लगी तो उन्होंने साफ साफ ये बात उन्हें कह दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। बस इस बात को सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अमिताभ का साथ पाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सिलसिला के बाद जया लंबे समय तक ब्रेक पर चली गई। हालांकि इस बीच उन्होंने साल 1988 में शहंशाह की पटकथा भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। लेकिन इस बीच कभी परवीन बॉबी तो कभी जीनत आमन के साथ अमिताभ के अफेयर्स की खबरें उन्हें परेशान जरूर करती रही। कहा जाता है कि अमिताभ एक दिल फेक अदाकार थे और उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि हीरोइंस खुद उनके पास खींची चली आती थी। बताया जाता है कि साल 1981 में तो लावारिस फिल्म के एक गाने में डांस करने वाली ईरानी डांसर ने भी उन्हें प्यार हो गया था और वहीं से लेकर रेखा ने झगड़ा भी हुआ था उनका। इधर जया बच्चन फिल्मों से दूर रही और अपने परिवार को संभालने में लगी रही। साल 1997 में उनकी बेटी श्वेता की शादी हो गई। तब उन्हें लगा कि अब फिल्म में वापस लौटना चाहिए। कहते हैं कि उस वक्त जया बच्चन ने इसलिए भी फिल्मों में वापस लौटने की सोची क्योंकि अमिताभ बच्चन की ABCL मिस वर्ल्ड के प्रयोजन में उन्होंने धोखा खा लिया था और उनका दिवालिया निकल चुका था और उनका घर तक बिकने के कगार पर था। लगभग 18 वर्ष के लंबे ब्रेक के बाद जब वो दोबारा लौटी तो उन्हें फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की। उनकी पहली कमबैक फिल्म थी 1998 में रिलीज हुई 1084 की मां, जिसमें गोविंद नारायण ने उसको डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में उस साल नेशनल अवार्ड तक मिला था। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर ने स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2000 में फिजा, साल 2001 में कभी खुशी कभी गम और साल 2003 में कल हो ना हो में उन्होंने साबित कर दिया था कि उनमें एक्टिंग का दमखम बाकी है। तीनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और जया बच्चन अब तक 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है। जब ABCL का दिवालिया हुई तो उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने बच्चन परिवार से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। हालांकि कई वर्षों तक जया बच्चन फिल्मों से दूर रही, लेकिन वर्ष 1974 में मुलायम सिंह यादव की सरकार सपा ने उन्हें कला के क्षेत्र में तभी शुरू कर दिया था और उन्हें उतार दिया था। वहां पर बाद में 2004 में उन्हें सपा की ओर से राज्यसभा सांसद भी चुना गया। इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी बनाई गई थी। 2006 में चुनाव आयोग ने इससे लाभ का पद बताकर घोषित कर दिया था और उसे बंद कर दिया था। उसके बाद उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा। बाद में फिर 2012 में वो तीसरी और 2018 में चौथी बार सपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद बनी।
वैसे तो जया बच्चन एक सफल अभिनेत्री और सांसद रही हैं, लेकिन इस बीच उनकी निजी और सामाजिक जिंदगी भारी उथल-पुथल में रही है। इसका असर उनके स्वभाव पर भी पड़ा है। कहा जाता है कि निजी जिंदगी में जया और अमिताभ के बीच भारी मनमुटाव रहता है और दोनों वर्षों से एक साथ नहीं रहते। बच्चन परिवार के पास कई बंगले हैं और जया जिस बंगले में रहती है, अमिताभ उसमें न रहकर दूसरे किसी बंगले में रहने चले जाते हैं। हाल के दिनों में जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता और उसके बच्चों के साथ ज्यादा करीब दिखी। अपनी नाती नव्या के YouTube चैनल पर भी रेगुलर रही है। ऐश्वर्या से उनकी दूरी जग जाहिर हो चुकी है। कहा जाता है कि अभिषेक की ऐश्वर्या से हुई शादी को जया कभी भीतरी तौर से पचा नहीं पाई। एक बार रेडिफ से बात करते हुए उन्होंने अपनी बहू के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर कहा था। उन्होंने कहा था कि वो मेरी दोस्त है, अगर मुझे उनकी कोई बात पसंद नहीं आती है तो मैं उनके मुंह पर ही बोल देती हूँ, क्योंकि मैं पीठ पीछे राजनीति नहीं करती। जया बच्चन ने कहा था कि वो चाहती है कि उनकी बहू उनके प्रति अधिक सम्मानजनक व्यवहार करे। भावनात्मक तौर पर जया अपने बच्चों के काफी करीब रही हैं, क्योंकि उनके लिए ही इस अभिनेत्री ने अपना चमकता हुआ करियर दांव पर लगा दिया था। जब अभिषेक का करियर चमक नहीं पाया तो जया को बेहद निराशा हुई। उनकी बेटी की शादी देश के एक बड़े व्यावसायिक घराने में हुई थी, लेकिन उनका भी दाम्पत्य जीवन उथल-पुथल भरा ही रहा। श्वेता और उनके पति निखिल नंदा के संबंधों पर कई बार मीडिया में खबरें आई और चर्चा में यहाँ तक आई कि दोनों में तलाक होने वाला है। जया बच्चन ने जिन बच्चों के लिए अपना करियर खत्म कर लिया था, उनकी खुशी छीनने पर माँ को दर्द होना स्वाभाविक है और एक फ्रस्ट्रेशन में बदल गया था उनका ये सारा झगड़ा। जो भी था उनका पति के साथ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ, उससे वो चिड़चिड़ाहट में बदल गई थी। और साल 2008 में तो उन्होंने खुद को यूपी का हिंदी प्रेमी बताकर शिवसेना और मन से दोनों से बगावत ले ली थी। फिल्म द्रोण के प्रमोशन लॉन्च पर जया बच्चन ने उत्तरी भारतीय के लिए हिंदी में बोलने के लिए बगावत कर दी थी, जिस पर शिवसेना और मन से दोनों ने हल्ला बोल दिया। राज ठाकरे ने उन्हें गुड्डी पुड्डी तक कह डाला था। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ऐसी भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे और शिवसेना दोनों ने जया बच्चन से माफी मांगने को कहा था, जिस पर अमिताभ ने माफी मांगी थी। संसद में भी जया बच्चन के बयान पर हमेशा से ही विवादास्पद ही रहे हैं और वो लगभग हमेशा ट्रोल होती रही हैं। दरअसल राजनीति में जया का आना एक इत्तेफाक ही था। कहते हैं कि वो इन सब से दूर रहना चाहती थी और अपने पति के संबंधों के आड़े वक्त पर की गई मदद की कीमत चुकाने के लिए उन्हें अमर सिंह और उनकी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा था। सपा एक ऐसी पार्टी है जिससे विरासत में सहयोगी कम और विरोधी ज्यादा मिले हैं। ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक हर किसी का विरोध सहना और उन्हें जवाब देना उनकी रूटीन का हिस्सा बन गया। अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में राजनीति में उतरी जया उतनी पढ़ी लिखी या राजनीति तौर पर परिपक्व भी नहीं थी कि लगातार संघर्ष की राजनीति और इनकी इस पेचीदगी को वो समझ सके। कई बार कई मुद्दों पर अपने ही नेताओं की पॉलिसी के विरुद्ध बयान देकर उन्हें फंसना पड़ चुका है और ये सब जया के रूखे और खिसियाने स्वभाव का कारण बन गया। तो दोस्तों, ये थी जया बच्चन की गुड्डी से गुड्डी बुड्डी बनने तक की पूरी कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।